एक नहायत अहम और हसास मौजू कम उम्र अफराद के खिलाफ साइबर हरासगी पर गुफ्तगू करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ने जहाँ ज़िंदगी को आसान बनाया, वहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के बायस बहुत से चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अहमद बिलाल मौजूद हैं, जो हमें मसले के नफ्सियाती और समाजी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जी, और हमारे पास हमारी विक्टिम जो अनफॉर्चुनेटली साइबर हरासमेंट से गुजरी हुई है, वो है अनाया शाहिद। अनाया शाहिद, आप अपने साइबर हरासमेंट का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? आपके साथ क्या हुआ था? सो बेसिकली मैं और मेरी दोस्त एक पॉपुलर ऑनलाइन गेम रोब्लॉक्स खेल रहे थे। वहाँ ज़्यादातर बच्चे होते हैं, लेकिन ग्रोन अप्स भी होते हैं, और वहाँ एक ऑप्शन होता है जिसका नाम फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है। वहाँ से आप दूसरे प्लेयर्स को फ्रेंड कर सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। सो अ प्लेयर फ्रेंडेड सेंट मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट and I accepted it thinking it was just a normal and regular player. After I was done playing with my friends, I got consistent messages from that certain player, and we had a conversation on a famous genre that we both had common in, and he was trying to hold up the conversation. तो how did it ended up like आपके क्या हुआ ऐसा कि जिसने आपको मेंटली इफेक्ट किया या आपकी इमोशनली इफेक्ट किया? I asked him what his age was and what in which grade he or she were in. They replied with, "I'm a little too old for school," so I got a bit creeped out, and I had a feeling that this wasn't their first time doing this, so I stopped talking to them. Um, some days later, after I came back from school and tuition to play with my friends again, I saw spam messages from that same guy. What were those spam messages about? Those spam messages were aggressive threats of leaking personal information or finding our address. आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की? No. ओके, उसके पास कोई आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी? Yes, age की. बस? Yes. इसके अलावा आपकी कोई पिक्चर, आपकी कोई वीडियो, आपके घर की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? No. ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं उसने आपको अफेक्ट किस तरह से किया इस पूरे इंसिडेंट ने? First, I was hesitant to tell my parents about it, but after some time, I did tell my parents, and they took care of the situation. How? By telling me and making me realize to not friend or talk with any strangers online, and they unfriended and deleted my account. अच्छा, जैसे इसने ये किया तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इसके थ्रू जाए तो उसको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए या किससे बात करनी चाहिए इस बारे में? सो बेसिकली जो साइबर हैरेसमेंट है वो आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। जब से हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर गए हैं तब से ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। देखने वाली बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि इसे मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा अनाया को कि इसने एक स्टेप लिया और आगे इसने फॉरवर्ड हो के अपनी फैमिली को बताई पूरी बात। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली ने सपोर्ट किया। फैमिली ने आपको ये तो नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने आपको मारा हो या रेप्रीमांड किया हो। No. ओके, तो इसका मतलब है कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अंदर जो पहला स्टेप है, पहली बात तो ये कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं और वो कभी कभी ये समझते हैं कि हमें अटेंशन लेने के लिए या हमें किसी की वैलिडेशन लेने के लिए किसी से बात करनी चाहिए। और अगर वो ये ना भी ऐसा करें तो सामने वाला जो बंदा है जो हमें हरास कर रहा होता है, जिसकी हमें इंटेंशन का अंदाज़ा नहीं होता, वो कोई ना कोई हमारा वीक पॉइंट पकड़ के उसके ऊपर हमें ब्लैकमेल कर सकता है। उसके बाद जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन जाती है वो इन्फॉर्मेशन सामने रख के हमारे से किसी भी तरह की गलत डिमांड भी कर सकता है और हमें थ्रेट भी कर सकता है इन अ सेंस कि मैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा, या मैं आपकी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उनको हार्म कर सकता हूँ, मैं किसी तरह से आपको हार्म कर सकता हूँ। ये काफ़ी कॉमन है। तो इसके अंदर जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर वैसे तो बच्चों को इसके बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई डिमांड क्रिएट हो या जनरेट हो तो उसको उन्हें केटर नहीं करना चाहिए और उनको फिल फॉर ब्लॉक कर देना चाहिए। पहली चीज़ तो पहला स्टेप उनको ये लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि बस ये यहीं पढ़ लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो वहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को जाके या घर में हमारा कोई गार्डियन या कोई केयर टेकर है, हमें उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए।
ताकि वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हो। उस पॉइंट के ऊपर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फैमिली और इमोशनल सपोर्ट होती है। और तीसरा स्टेप इसके ऊपर ये आता है कि जैसे ही पेरेंट्स को ये बात पता चल जाए कि उनके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि वो उससे बिल्कुल प्यार से उससे पूछें और उससे पूरी बात अंडरस्टैंड करें। क्योंकि देखें, जब भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी पेरेंट्स के पास, तो वो कंप्लीट स्टेप्स नहीं ले सकेंगे जो रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स हैं। जब पेरेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन पता होती है, उसकी इंटेंसिटी के मुताबिक फ़ैसला किया जा सकता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ ब्लॉक करना ही काफ़ी है या हमें उसे किसी और तरीके से डील करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में FIA का एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम विंग है, उन्हें अप्रोच किया जा सकता है, और अगर साइबर क्राइम हो और वो पाकिस्तान में, उसकी लोकेशन बहुत आसानी से ट्रेस हो जाती है, तो उसको पकड़ के उस जो वो परपिट्रेटर है उसको सज़ा भी दी जा सकती है। सो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है। तो इसलिए मैं तमाम बच्चों से ये को एडवाइस करूँगा कि वो कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड ना करें, बल्कि आगे बढ़ के हेल्प लेने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे आपने कहा, ये जो आपने बताया था कि अगर हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, लेकिन बच्चे चूँकि हमें पता है मासूम होते हैं, तो उनको आप कुछ प्रिकॉशंस बता सकते हैं जो पेरेंट्स या बच्चों को लेनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकें जितना जिस हद तक हो सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि बच्चा उस टाइम पे डर जाता है जब उसे कोई थ्रेटन किया जाता है या उसे हार्म किया जाता है, क्योंकि बच्चा ये समझता है, बच्चा चूँकि झूठ को, अभी उसकी ज़िंदगी में झूठ एंटर नहीं हुआ होता, वो जितनी इन्फॉर्मेशन सामने वाला इंसान उसे बता रहा होता है वो समझता है कि ये सच है। अगर उसने कह दिया कि मेरे पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो यकीन कर लेगा कि हाँ, इसके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बच्चा शुरू में कभी कभी पेरेंट्स को ये बातें नहीं बताता। देखें, अनाया ने तो कोई इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं की उसके साथ। कुछ ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर जाते हैं किसी भी वजह से, वो वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अटेंशन सीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लव के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे ऑनलाइन ग्रूमिंग कहा जाता है। सबसे पहले जो परपिट्रेटर्स हैं या जो हैरेसर्स हैं, वो सबसे पहले आपको इस बात के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं कि हम आपके या फ्रेंड हैं या हम आपके केयर टेकर हैं। पहले ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं टू फर्दर ब्लैकमेल द किड, जिसके नतीजे में बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, गिल्ट में चला जाता है और उसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। सिर्फ वो ट्रॉमा से, गिल्ट से, रेप्रीमांड से बचने के लिए वो अपने पेरेंट्स या अपने किसी और जानने वाले को नहीं बताता, क्योंकि उसका वहाँ पे ट्रस्ट शेक हो चुका होता है। सो मैं ये कहूँगा कि एक तो बच्चा चूँकि PTSD से उस वक्त गुजर रहा होता है, और आप इसे डिजिटल साइबर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर बच्चा उसमें से गुजर रहा है तो बच्चे को हेजिटेट किए बगैर पूरी बात आगे कन्वे कर देनी चाहिए। नंबर 2, पेरेंट्स का यहाँ पे रोल ये आता है कि बच्चे को काम डाउन करें और बच्चे को ये बताएं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें हरासर का कसूर है। क्योंकि बच्चे ने तो जान के इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की। पेरेंट्स का इससे पहले एक और भी रोल आता है। अगर हम इन वाक़यात को रोकना चाहते हैं तो हमें हर घर में पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को कितनी अटेंशन देनी है, कितना लव प्रोवाइड करना है, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स कैसे फुलफ़िल करनी है। अगर पेरेंट्स इंक्लूसिव पेरेंटिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, जिसके अंदर वो अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के बच्चे, मतलब चांसेस आर वेरी लेस दैट किड्स वुड फॉल प्रे टू सच इंसिडेंट्स और इवेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, अब देखें, अनाया ने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की उनके साथ, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सो आई एम प्रिटी श्योर कि अनाया को घर से अटेंशन मिलती होगी। अनाया ने वहाँ पे ही स्टेप ले लिया जहाँ पे उसने थ्रेटन करने की कोशिश की, तो अनाया ने वहाँ पे ही उसे ब्लॉक किया और अपने पेरेंट्स के साथ वो कुछ ही दिनों के अंदर बात शेयर कर दी। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनसे कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई पिक्चर वो शेयर कर जाते हैं अपनी, या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर जाते हैं। तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो तमाम गार्डियंस और बड़े बहन भाइयों को या पेरेंट्स को अपने घर में उससे एक रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए कि उन्हें आपस में फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि बच्चे ये समझें कि मुझे जो लव चाहिए वो मुझे मेरी फैमिली प्रोवाइड करती है और मेरी फैमिली बस काफ़ी है ये प्रोवाइड करने के लिए। मुझे बाहर से कहीं से एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल लव मुझे नहीं चाहिए। ओके,
तो जैसे ना ने बताया कि जब उस बंदे से जब वो कॉन्वर्सेशन कर रही थी, उसको ये नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ ये पहली दफ़ा कर रहा है। तो ये जो कर रहे होते हैं वो ये क्यों करते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा होता है? देखिए इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल अगर हम साइको एनालिसिस करें तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें समझना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कभी ना कभी अपने बचपन में बुलीड रहे होते हैं। उनके क्लास फेलोज़ ने की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको बुली किया गया होता है, उनको अटेंशन नहीं मिली होती। आप देखें कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, अब आप मुझसे मोबाइल मांगेंगे तो मैं आपको मोबाइल ही दूंगा, मैं आपको लैपटॉप नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास है नहीं। यूजुअली इस तरह के बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि चूंकि इनको कभी ज़िंदगी में लव मिला नहीं होता तो ये आगे लव फिर दे भी नहीं सकते। इनको ज़िंदगी में बुली मिला होता है, इनको ज़िंदगी में ट्रॉमा मिला होता है, इनको ज़िंदगी में कोई नेगेटिव वर्ड्स सुनने को मिले होते हैं। सो दे आर फिल्ड विद ऑल दीज नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन देयर हेड। सो व्हाट दे विल डू इज़ दे विल ऑलवेज ट्राई टू गिव the things that they have to others as well। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज्ड होता है, इसीलिए ये समझते हैं कि हमें किसी को थ्रेटन करना है। और वो क्यों करना है? ताकि वो उसमें से प्लेजर सीख कर सकें। ऑब्वियसली सामने वाला बंदा जिसको ये थ्रेटन कर रहे हैं वो उनके पास जाएगा और उन्हें कहेगा कि प्लीज़ डोंट डू एनी सच थिंग विच कैन हार्म माई फैमिली और माई सेल्फ। उसके बदले आप जो भी मुझसे कोई चीज़ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप प्लीज़ इस तरह का कोई स्टेप ना लेना। वो इसमें से प्लेजर सीख करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके अंदर एम्पथी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान मुझे थ्रेटन कर रहा है और मैं उसके सामने रोता हूँ और मैं उससे फॉरगिवनेस के लिए अपील करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि यार आप प्लीज़ ये वाला काम ना करें क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और वो इसके ऊपर हंसता है। और यूजुअली ऐसे लोग हंसते हैं। अगर मेरे रोने के ऊपर उसने ये फील नहीं किया और वो अपना एजेंडा कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि जिसको वो डैमेज कर रहा है कि वो किस एक्सपीरियंस से गुजर रहा हो। कहते हैं कि तमाम इंसान एक जैसे होते हैं। उसका क्या मतलब है कि अगर मुझे कोई हिट करेगा ये तो मुझे भी उतना ही दर्द होगा जितना आपको हिट करने पे आपको होगा। तो इसका मतलब है कि इसीलिए तो सोक्रेटिस ने कहा था ना कि नो योर सेल्फ, कि सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मुझे हिट करते हुए कैसा फील होगा तो मैं आपकी पेन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वो जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं या जो हैरेसर्स होते हैं, ऑनलाइन हो या फिज़िकली एग्जिस्ट करते हों, चूँकि हम ऑनलाइन साइबर क्राइम और उन सारी चीज़ों हैरेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उन लोगों में एम्पैथी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में कहूँगा। सो नंबर 1 स्टेप जो लेना चाहिए वो ये कि जैसे ही हमें ये पता चले कि कोई हमें एक्स्ट्रा वे में जाके हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वी नीड टू से नो। हमें ये ऐसे लगे कि कोई स्ट्रेंजर है और वो हमारे साथ क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे ब्लॉक करने की ज़रूरत है। और बहुत जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उस कनेक्शन को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग वहाँ ही बैठे होते हैं और ये लोग साइकोलॉजिकल स्कार्स देते हैं जो कि फ़िज़िकली आपके यहाँ पे कोई स्कार नहीं लगा, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको ऐसा ट्रॉमा दे जाते हैं जो काफ़ी देर तक इंसान के साथ रहता है। तो अनाया की जो स्टेज थी वो बहुत इनिशियल स्टेज थी जिसके ऊपर हर चीज़ कवर अप हो गई। मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं चूँकि एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास एक लड़की आई जो 17-18 साल की है। उसने इसी तरह से किसी एक लड़की के ऊपर ट्रस्ट किया जो उससे 5-6-7 साल बड़ी थी। आप देखेंगे उस लड़की को उसने अपनी पहले बहन बनाया, उसका ट्रस्ट गेन किया, उसके बाद उसने उसे सिगरेट पिलाया, सिगरेट पिलाने के बाद उसने उसे हैश करवाई जिसे वीड कहते हैं, वीड के बाद उसने उसे अल्कोहल करवाई, अल्कोहल के बाद उसने उसे मेथ करवाई जिसे आइस कहते हैं, और वो आज रिहैब में अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। तो आप ये देखें, और वो पूरे 1 साल का टाइम है। ये बातें उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई थी जब तक उसके घर में विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट नहीं हुए। तो जैसे अनाया ने कहा कि वो भी कुछ दिन तक उसने ट्राई टू मूव ऑन किया उस सिचुएशन से, और जो आप बात अभी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया,
तो वो क्या वो इंडिपेंडेंटली उससे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर वो उनको डर लगता है कि बताएं? इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि वो पूरी जब वो जो लड़की थी वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको अपने पेरेंट्स को बताने में रोकती थी। तो उसने कहा कि जब वो मुझे इंटॉक्सिकेट कर देती थी इन तमाम सब्सटेंसेस के थ्रू, तो वो मेरी वीडियोस बनाती थी, वो मुझे मेरी पिक्चर्स लेती थी और मुझे कहती थी कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस लीक कर दूंगी और तुम्हें पूरी सोसाइटी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता दूंगी, पूरी सोसाइटी में भी फैला दूंगी, तुम्हारे स्कूल में भी बता दूंगी। सो वो डर गई थी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, होना ये चाहिए कि स्कूलों के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का तमाम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। हरासर्स की पर्सनालिटी का बताना चाहिए, हरासर्स क्या स्टेप्स लेते हैं उस चीज़ का बताना चाहिए, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। सो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के नाम से एक कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए जो कि 2 घंटे या 3 घंटे में तमाम बच्चों को, या मे बी 20-20 मिनट करके फ्रॉम टाइम टू टाइम बच्चों को ये बातें बताई जाएँ, सिखाई जाएँ, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में इन गैजेट से दूर नहीं रह सकते। तो अटैक कहीं से भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर जैसे आपने बताया कि जो आप एग्जांपल दे रहे थे, तो उसको ये डर था कि सोसाइटी में उसको एक थ्रेट था कि सोसाइटी में उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो हमारे यहाँ हमने देखा कि जब भी किसी फीमेल को स्पेसिफिकली हरेस किया जाता है या किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू जाती है, तो हमेशा उसकी जो बात होती है उसको छुपा के रखा जाता है कि माशरे में बुराई फैल जाएगी और ख़ानदान में इज्जत सारी चली जाएगी। तो ऐसा क्यों है और आप क्या समझते हैं ऐसा होना एक्चुअली चाहिए? हमारी सोसाइटी जो है, आप ये समझ लें कि अभी ये इवॉल्व नहीं हुई, एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, और अभी भी हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज़ की परवाह किए बगैर ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चा किस स्टेज में से या किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड ट्राई टू सेव यू। सोसाइटी ने किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं लेना। अनाया, जब आप इस कॉन्वर्सेशन कर रही थी तो आपको जो बंदा आपको मैसेज कर रहा था, आपके आइज़ के अंदर वो कैसा था? वाज ही एरोगेंट, वाज ही क्रूअल, वाज ही? आप हमें एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर दे सकती हो, लाइक पहले आप क्या समझती थी और फिर बाद में आपको क्या रियलाइज़ हुआ? एट फर्स्ट मुझे लगा था कि वो एक जैसे फ्रेंडली से एक यंगर पर्सन है, लेकिन जब उन्होंने बताया था कि वो थोड़े ओल्ड हैं स्कूल के लिए, तो फिर मुझे थोड़ा होने लग गया कि ये आपसे बात नहीं क्यों करेंगे? हाँ जी। तो यही जो अभी मैं साइकोलॉजिकली हाँ जी। बता रहा था कि वो शुरू में बच्चों का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड ट्राई टू अपीयर एज अ फ्रेंडली पर्सन। अच्छा, अब जैसे अनाया की कॉन्वर्सेशन में अनाया को उस बंदे ने स्पेसिफाई कर दिया कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पे वो अपनी एज नहीं बताते और वो कॉन्वर्सेशन ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है काफ़ी आगे तक, जहाँ पे ग्रूमिंग कहला सकती है। तो उस सिचुएशन क्या वो टू लेट कहला देती है कि अब इसको आप सेव नहीं देखें कर सकते? कि हमें पहली बात ये है कि ये नीड ही क्यों फील होती है कि हमने किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, और अगर कोई स्ट्रेंजर हमें अप्रोच कर रहा है तो वो क्यों करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्ट्रेंजर को क्यों नहीं अप्रोच करती? I don't- क्योंकि आपके पास आपका एक अपना पर्पस है, आपके अपने टारगेट्स और गोल्स हैं, आपका डे स्केड्यूल्ड है और आपके अपने फ्रेंड्स मौजूद हैं। आप किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच नहीं करती। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि वो हमें एज ए स्ट्रेंजर, जिसके लिए हम स्ट्रेंजर है, वो हमें क्यों अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई टारगेट होगा, कोई एजेंडा होगा। तो इसलिए इन लोगों से लेटर स्टेज का आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही इनसे दूर रहना चाहिए, इनको अपनी तरफ से दूर कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि आमतौर पे होता है ना, गेमें वगैरह होती हैं और फिर आपकी ऑनलाइन बात शुरू होती है, आपको ये पता ही नहीं होता कि दूसरे एंड पे कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है। यू नो नथिंग अबाउट देम। जो उन्होंने शो किया था आपको वही पता होता है। तो मैंने अपने जैसे लोग देखे हैं कि ऑनलाइन बात शुरू होती है, उनको पता ही नहीं होता अगले एंड पे कौन है, लेकिन वो ऐसा ऐसा होते होते लाइक 2-3 साल से उनसे बात कर रहे होते हैं और उनका ऐसा हो गया होता है कि अपनी डेली ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रहा हूँ, ये फलाना हर बात शेयर कर रहे होते हैं। तो वो आपको क्या लगता है, इज़ इट ओके और नॉट? और ऐसा मतलब अगर आप कोई आप किसी को जानते हो कि वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि ऑनलाइन किसी पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो हाउ टू ब्रिंग देम बैक? उनको
फॉर एग्जांपल इसके ना कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई इंसान किसी के साथ बहुत देर तक बात कर रहा है और उसे लगता है कि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो भी किसी के साथ स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहा है जिसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, वो कहीं कॉन्वर्सेशन छुपा तो नहीं रहा, वो कहीं अलहदा बैठ के तो नहीं बात करता, और उसके कहीं मूड के अंदर वेरिएशन तो नहीं आ रही, वो अपनी पढ़ाई से दूर तो नहीं हो रहा, उसे कोई स्लीपिंग पैटर्न्स के अंदर डिफ़िकल्टी तो नहीं फील हो रही, या उसे ईटिंग पैटर्न तो नहीं उसका डिस्टर्ब हो रहा, या अपने वो स्ट्रीम लाइन जो मेन स्ट्रीम के दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे तो नहीं वो इंट्रैक्शन कम कर रहा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ पे फिर स्टेप लेना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे को उससे दूर करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। मतलब यहाँ पे वैसे तो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, स्कूल काउंसलर्स की, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं हैं और पेरेंट्स खुद डील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे पूछें कि आप हमें उनसे मिलवाएं। आप किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर आपके कौन से दोस्त हैं। तो फिर पेरेंट्स वहाँ पे फैसला करें कि, और अगर पेरेंट्स को कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो फिर बच्चे को आराम से बैठ के समझाया जाए। बच्चा पेरेंट्स की बात तब समझेगा, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अगर बच्चे और पेरेंट के दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड हुआ है तब वो बच्चे की बात समझेगा। तो इसलिए पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, स्कूल काउंसलर्स के ऊपर और जो हमारा करिकुलम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नया आपको इस कन्वर्सेशन के बाद कोई आपकी जो उसके बारे में पर्सपेक्टिव था, जो आपके एक्सपीरियंस को उस पर कोई फ़र्क पड़ा? डू यू फील लाइक वेल आफ्टर दिस कन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन के बाद या जब ये जो अभी हमारी डिस्कशन हुई है पैनल टॉक हुई है, इसके बाद आपको लगा लाइक डू यू फील बेटर नाउ एक्सपीरियंस है? यस डू यू Do फील you नॉट feel that you are empowered now because of the knowledge that we just had? यस Okay. और आपको लगता है कि आप इसी तरह से फ्यूचर में भी अगर कोई और रिक्वेस्ट हुई तो आप उससे डिक्लाइन करने में ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे? ओके, गुड। थैंक यू डॉक्टर। Thank you so much.